नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि शहर के विभिन्न मुद्दों पर हम बात करते हैं, शहर की भविष्य की योजनाओं के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर जी मौजूद हैं। महेंद्र भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपको बधाई कि कोविड मैनेजमेंट में आपको गाजियाबाद के नगर निगम को जो है नंबर 1 का तमगा मिला है, तो पहले आपको बधाई, और इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा कि पूरा जिला प्रशासन और गाजियाबाद नगर निगम और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर गाजियाबाद में उस वक्त काम कर रहे थे, सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी और सभी लोगों को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। तो इट वाज ए टीम एफर्ट। टीम एफर्ट तो है, लेकिन उस वक्त गाजियाबाद का जो हालात थे, अब यूपी की बात नहीं करूँगा, मैं गाजियाबाद की बात करूँगा, बहुत भयावह हालात थे। आपने भी बहुत जिम्मेदारी उस वक्त, सही है, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी भी आपको दे दी गई थी। कैसा समय था वो? देखिए, समय तो कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा समय था, बहुत बुरा समय था और बहुत चैलेंज थे। और लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि शायद जितना एफर्ट हम लोगों ने किया और उसकी एक संतुष्टि तो है कि जितना हम लोग कर पाए उससे बेहतर हमने कोशिश की करने की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि एक अच्छी टीम उस टाइम पे बन गई थी और सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, जो दायित्व उनको दिए गए, जैसे मुझे ऑक्सीजन का कुछ दायित्व बाद में दिया गया, जो बेड है उनको जिम्मेदारी दी गई, जो शमशान घाट का मैनेजमेंट है उसको भी मुझे देखना था इस, और पूरा नगरायुक्त के रूप में जो सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और जो हमारी निगरानी समितियां हैं, हमारे जो मान्य पार्षदगण हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, सब लोगों ने मिलकर मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया। और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग खासकर उन लोगों ने बहुत इसमें काम किया। आपका गाजियाबाद से पुराना नाता है, आप गाजियाबाद पढ़े हैं, यहीं रहे हैं, और अब अधिकारी के रूप में भी आपने एक लंबा टाइम गुजार दिया है। तब के गाजियाबाद और अब के गाजियाबाद में आपकी राय क्या है? काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है। मैं पढ़ा तो नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं काफ़ी घुमा हूँ। मैं इनफैक्ट नोएडा में जब नौकरी करता था तो काफ़ी आना जाना गाजियाबाद में होता था। काफ़ी कुछ बदल गया है और गाजियाबाद एक प्रोग्रेसिव सिटी है, गेटवे ऑफ यूपी भी हम लोग कहते हैं। और जिस तरह से दिल्ली एनसीआर रीजन का जो विस्तार हो रहा है उसमें गाजियाबाद में काफ़ी पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि अभी भी वो अपने सही पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है। आने वाले समय में गाजियाबाद में काफ़ी कुछ होने की संभावनाएं हैं। अब तक का जो आपका कार्यकाल रहा है, जो आपने काम किए हैं, जो लक्ष्य आपने पहले दिन लिया था, उसमें कितना आप पूरा कर चुके हैं, कितना आपका रह गया है? देखिए, नेचर ऑफ जॉब जो हमारा सिविक बॉडी का होता है वो मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब एक लेवल हम लोग अचीव कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए अपने आप ही अगले कुछ लेवल सेट हो जाते हैं कि अब मेंटेनेंस जो है अब इस लेवल का किया जाएगा। तो सर्टनली जब 1 साल पहले हम लोगों ने, जब मैंने जो ज्वाइन किया था, तो उस टाइम के समय में और इस टाइम में काफ़ी कुछ बदलाव हम लोगों ने करने की कोशिश की है। बट अब फिर लगता है कि अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, अब यहाँ पे पहुँचा जाए। तो अपने नए हमने कुछ मानक अपने सेट कर लिए हैं। कूड़ा जो कलेक्शन सेंटर आप गाजियाबाद के थे वो अपने डलाव घर खत्म किए, उसके लिए आपने योजना बनाई थी कि जो कबाड़ी हैं उन्हीं को हम लोग नौकरी देंगे और कूड़ा फैक्ट्री बनाएंगे। 2 फैक्ट्री आपकी चल भी गई है, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? हमारा ये आइडिया था कि हम लोग एक डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करें, जो कि ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसको भी हम कम करना चाह रहे थे। तो गार्बेज फैक्ट्री हमने उसको नाम दिया, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे कूड़े की प्रोसेसिंग हो सके और जहाँ पे जो भी लोग काम करें, जैसे रैक पिकर्स जो इस टाइम कबाड़ी के रूप में काम करते हैं, अगर वो एक फैक्ट्री के अंदर एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में अगर काम करते हैं तो उनको हेल्थ हजार्ड्स भी नहीं होते हैं और एक प्रॉपर किट के साथ में अगर वो काम करते हैं, तो एक प्लान हम लोगों ने किया था। बीच में कोविड 3 महीने हमारा इसमें डिस्टर्ब हम लोग रहे, लेकिन फिर भी जो 8-9 महीने का टाइम मिला मुझे इफेक्टिवली काम करने का। बेहतर बात यह है कि हम लोग शहर में 2 गार्बेज फैक्ट्री खड़े करने में कामयाब हो गए और इस टाइम 500 टन तक का पर डे हम लोग कूड़ा हैंडल कर लेते हैं। और 500 टन जो बचता है वो हमारा एक इंदिरापुरम में एक अभी साइट चल रही है, उस पर हम लोग हैंडल करते हैं। इस प्रकार कोशिश ये रहती है। और जो थोड़ा बहुत कूड़ा बचता भी है, जो इस टाइम हमारे कुछ खत्ते इस टाइम चल रहे हैं, उनको भी बहुत अगला जो टारगेट यही है कि उन खत्तों को भी बंद किया जाए। जो डलाव घर हमने शहर में खत्म किए हैं, अब खत्तों को खत्म करने की एक कोशिश में है जी। तो एक शहर के लिए एक नई सूचना, जो अच्छी सूचना हम कहेंगे, वाईफाई की बात आ रही है, इलेक्ट्रिक बसों की बात आ रही है, इसके बारे में बताएंगे? जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रेसिव सिटी है, काफ़ी कुछ यहाँ के सिटीजन्स की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, जो आज का ज़माना है उसमें बदलाव होते रहे हैं। तो ये व्हीकल्स एक नई सोच है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हमको मिल रहे हैं वो टोटल 50 व्हीकल हमें मिल रहे हैं और अभी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में 20 व्हीकल पहले फेज में हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसका जो डिपो है वो बन के पूरा तैयार हो गया है जी। और शहर में 4 रूट जो है वो निर्धारित भी हो गए हैं, तो उन रूट्स के ऊपर वो बसें चलेंगी और आने वाले समय में जब बाकी बसें मिलेंगी
और मुझे लगता है धीरे धीरे हम लोग ई व्हीकल्स की तरफ जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाएंगे। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे जो रेलवेज है, RRTS है, मेट्रो है, तो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा मॉडल जो है गाजियाबाद। मेट्रोज को भी आप कनेक्टेड करेंगे उस बस रूट में? जी, उसमें कुछ मेट्रो की सर्विस भी रहती है, कुछ हमारी भी रहेंगी, तो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट रहे लोगों के लिए, इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक वाईफाई की बात है, पहले फेज में हम लोगों ने 5 जगह आइडेंटिफाई की हैं। एक तुराब नगर मार्केट है, पुराना बस अड्डा है, इसमें तहसील का एरिया है, कचहरी का एरिया है और हमारा नगर निगम का ऑफिस का एरिया है, तो जहाँ पे काफ़ी सारा फुटफॉल होता है। तो ऐसी जगह पे हम लोग वाईफाई देने के लिए हमारे टेंडर वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। ये तो अच्छी बात है शहर के लिए। जो नगर निगम को लेकर कुछ विवाद भी उठते हैं, नए नए होते रहते हैं, आपके टाइम पे भी हुए हैं। पहला विज्ञापन को लेकर, जो होर्डिंग्स को लेकर, जो आपने डिजिटल होर्डिंग की बात की थी, उसको लेकर के विवाद उठा था, उस पर क्या कहना है? विवाद उठने के कई कारण होते हैं, मुझे कोई विवाद नज़र नहीं आता है। मुझे लगता है कि जहाँ पे संस्था का हित निहित होता है, हमें वो निर्णय लेने चाहिए। पहले हम लोग 2.5 से 3 करोड़ रुपए मुश्किल से कमाते थे और उसमें भी बहुत सारे चैलेंज होते थे। आज हम लोग इस लेवल पे आ पाए हैं कि 14 करोड़ 53 लाख रुपए पर ईयर और 2 करोड़ का प्रीमियम, लगभग 17 करोड़ रुपए अगर हमको मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता और कोई नगर निगम का हित उसमें नेगेटिवली जो है प्रभावित नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा निर्णय है और प्रोग्रेसिव निर्णय है। आने वाला जो समय है वो डिजिटल मीडिया को काफ़ी टच करेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए, और शहर में अंधाधुंध होर्डिंग्स लगे रहते हैं, उससे शहर की ब्यूटी भी खराब होती है। तो हम लोगों ने इसको भी दिमाग में रखते हुए इसको ये नहीं किया कि कितना भी आप विज्ञापन करिए, उसको 15,000 स्क्वायर मीटर पे हमने बांध दिया और आज की डेट में उससे डबल से बल्कि ज़्यादा ही मुझे लगता है। आरोप ये था कि 15 साल का आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जो नियम विरुद्ध है, ये बात कही जाती है। नहीं, पहली बात तो ये कोई नियम विरुद्ध नहीं है। अगर नियम विरुद्ध होता तो सबसे पहले मैं ही मना कर देता। नियम में हम लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने किया भी है। और जहाँ तक टेन्योर की बात है, तो जो भी अच्छी हमें डील मिलती है, तो अगर मैं इसको 2 साल का करता तो कोई वेंडर इसमें पार्टिसिपेट ही ना करता जी, क्योंकि जो डिजिटल मीडिया का इंफ्रा लगाएगा यहाँ पे, वो 2 साल में तो लगा ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो अपना जो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो डेफिनेटली हमें वो टाइमिंग चाहिए, उसको एक टाइम चाहिए उसको अपना काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सोच के एक प्रैक्टिकल और रैशनल डिसीजन लिया था। तो इसमें मुझे कोई ऐसा विषय नहीं आता कि इसमें कोई नियम विरुद्ध काम किया गया है। शहर में जो पार्किंग के ठेके रहे हैं, सदा से इनमें खेल की बात आई है कि नगर निगम जब पार्किंग के ठेके देता खेल हो जाता है। क्या खेल है ये? क्या खत्म हो गया खेल? वो नहीं, खेल तो हमें पता नहीं, लेकिन खिलाड़ी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें ऐसा है कि 22 लाख रुपए की इनकम थी हमारे शहर की टोटल। इस बार हमें उम्मीद है कि 24 पार्किंग हम लोगों ने की है। तो पहले फेज़ में हम लोग 14 पार्किंग अभी तक हम लोग दे चुके हैं और 14 पार्किंग से अभी तक हम 3 करोड़ 20 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी 10 पार्किंग बची हुई है, जिनका अभी हाल में ही 2 दिन पहले उसकी बिड हुई थी और बिड अभी उसकी फाइनेंशियल बिड खुलनी बाकी है, लेकिन हमारा बेस प्राइस ही उसमें 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का है। तो लगभग मुझे लगता है कि 5-5.5 करोड़ रुपए हमें पार्किंग से मिलने की उम्मीद है। जो 22 लाख इनकम थी वो 5-5.5 करोड़ तक लेके आए हैं, कई गुना बढ़ गई है। तो ये एक प्रयास है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हम उनके ऊपर भी फोकस करें कि जितने ज़्यादा रिसोर्स होंगे नगर निगम उतना ही बेहतर जो है, उतनी ही बेटर सर्विसेज जो है लोगों को दे पाएगी। एक समस्या ये थी, बरसात में आपने भी देखा पूरा शहर जलमग्न हो गया था, तालाब बन गया था शहर। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने समय से नालों की सफाई नहीं कराई, जबकि आपकी तरफ से और नगर निगम की तरफ से कहा गया कि सफाई हुई थी। क्या कारण था? मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पे कुछ ठीक हो सकती हैं। जो हमने बात कही वो बिल्कुल 100% ठीक है। इस बार जैसे नालों की सफाई हुई है, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसी सफाई कभी पहले हुई हो और ये शहर ने भी महसूस किया है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि इस साल की जो बारिश है वो जो रूटीन बारिश नहीं है। ये मौसम विभाग ने भी कहा है कि 121 साल का रिकॉर्ड टूटा है दोनों ही मामलों में। जो मौसम जो हमारा जो ड्यूरेशन है मानसून का वो भी बड़ा है और जो वॉल्यूम ऑफ मानसून था वो भी ज़्यादा था। तो जो हमारा इंफ्रा, किसी भी शहर का जो इंफ्रा होता है वो एक पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ रेन को ही हैंडल कर सकता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा चैलेंज तो आता ही है। लेकिन अगर आप फिर भी आप देखिएगा कि 2 या 3 जगह को छोड़ के ऐसा कोई जगह नहीं मेरे को नज़र आई जहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा जल भराव रहा हो। हमारी टीम बिल्कुल डेडिकेटेड 24/7 हमने अधिकारियों की टीम लगाई थी जो कि पंपिंग सेट लेके अपना हमेशा, मुझे लगता है कि जैसी बारिश शुरू होती है तो हमारा एक मैसेज फ्लोट हो जाता है पूरा कि सब लोग अपनी पोजीशंस ले लें और जैसे ही बारिश थोड़ी कंट्रोल होती है, नालों का लेवल थोड़ा डाउन होता है तो पंप आउट करके उसको शुरू करना करिए। पटेल नगर, ब्रिज विहार, ये 2-3 एरिया ऐसे हैं जिनके ट्रेडिशनल इशूज़ हैं, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म में जब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इंप्रूव कर देंगे, कुछ RRTS का काम भी चल रहा था उसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ें होती हैं तो कुछ दिन के लिए कुछ लोगों को समस्याएं तो झेलनी पड़ती है। नगर निगम चाहता है टैक्स बढ़े,
पार्षद चाहते हैं टैक्स ना बढ़े, क्या कारण है? वो भी नहीं चाहते कि ना बढ़े। मुझे लगता है कि सही चीज़ को करने का एक सही समय होता है, और जो भी नगर निगम के हित में होगा वो हमें देखना होगा, और उन चीज़ों को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अंतिम सवाल है, गाजियाबाद के शहर के जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, नगर निगम क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश है और उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि शहर से अपना जुड़ाव महसूस करिए, आप इसको अपना शहर मानिए, और चाहे कोई भी बात हो, जैसे कि अगर आप सफाई की बात करें, नो डाउट नगर निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन 5000 लोग जो है 25 लाख लोगों को के जो इश्यूज़ हैं उनको हैंडल नहीं कर सकते। तो मैं तो एक मोटो भी मैं रखता हूँ दिमाग में, और मैं बोला भी है कई जगह पे कि गंदा ना करना भी साफ़ करना है। अगर आप अपने शहर को गंदा नहीं करेंगे तो साफ़ भी रहेगा। तो इस प्रकार से अगर आप एक सिटीजन के रूप में जुड़ जाते हैं सिटी के साथ में, तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ होती नहीं है। बाकी जो इश्यूज़ होते हैं हम लोग मिलकर उनको दूर करेंगे, और एक बेटर सिटी जो है वो कैसे गाजियाबाद बने, इसके ऊपर ही सबको प्रयास करना चाहिए, और हम भी उनमें से एक हैं। ये गाजियाबाद के नगराध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी थे, जिन्होंने काफ़ी शहर हित की जो आगे की योजनाएं बता दी, इलेक्ट्रिक बस बताई, वाईफाई की आपको लाभ मिलने वाला है वो आपको बता दिया, शहर को गंदा ना करना भी साफ रखना है, ये एक बड़ा संदेश भी आपको दे दिया है। आशा है इस बातचीत से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। मैं आशीष त्यागी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।